दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। बंगाल में भाजपा की सरकार बनाने वाली एग्जिट पोल कंपनियां अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि उसके आकलन गलत होते हैं और न ही वे टेलीविजन कंपनियां ही इस बात को स्वीकार करने को तैयार हैं कि उन्होंने इन गलत कंपनियों को फिर से हायर करके कोई गलती की है। एग्जिट पोल वास्तविकता से हमेशा ही दूर रहा है, लेकिन आज इस पर हम बात थोड़ी देर में करेंगे। आज बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात पर। छत्तीसगढ़ में विधानसभा का सत्र चालू हो गया है और उम्मीद पर दुनिया कायम है कि तर्ज पर कर्मचारी संगठन पुरानी पेंशन योजना लागू करने को लेकर अपने अपने तरह से सत्ता का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। शिक्षक कल्याण संघ के 14,000 शिक्षक तो काफी लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग करते रही है। 1998 से भी पहले के नियुक्त शिक्षकों का ये हाल है कि उन्हें रिटायरमेंट के बाद 500 और 1000 रुपए मिलते हैं और वे इनमें से कई शिक्षक रिटायरमेंट के बाद इस तरह की राशि लेने से मना भी कर चुके हैं, पेंशन लेने से मना भी कर चुके हैं। 14,000 इन शिक्षकों की अपनी पीड़ा है। सत्ता आते रही, बदलते रही, लेकिन किसी ने भी नहीं सुना और ये इस तरीके से लगातार 25 साल से सेवा देने के बाद भी पेंशन योजना से वंचित होते चले गए। नैसर्गिक न्याय के प्रतिकूल सत्ता ने इनके साथ व्यवहार किया और ये अपनी मांगों को लेकर केवल गुहार करते रहे हैं। और इस बार जब राजस्थान की गहलोत सरकार ने पुरानी पेंशन योजना की बहाली की तो इन पे फिर उम्मीद जाग गई है। ये कहते हैं अब ये आंदोलन प्रदर्शन नहीं करेंगे और ना ही दूसरे संगठन जो ध्यान आकर्षण प्रदर्शन कर रहे हैं उसमें भी हिस्सा लेंगे। ये अपनी मांगे सत्ता से चुपचाप ढंग से मनवा लेना चाहते हैं और सत्ता इनकी रणनीति पर किस तरीके से कार्य करेगी यह एक अलग विषय है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से विधानसभा सत्र के दिन घटाए गए, एक ही दिन में अभिभाषण, राज्यपाल के अभिभाषण और अनुपूरक बजट पर चर्चा की बात को विपक्ष ने नकार दिया, तो क्या हम ये मान लें कि सत्ता पक्ष बहस और चर्चा से दूर होना चाहता है और विपक्ष भी इसी तरह के आरोप लगाकर आम आदमी के मुद्दों से दूरी बनाने लगा है। छत्तीसगढ़ के विधानसभा में कांग्रेस को भारी बहुमत मिला है, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे कि जिस तरीके से सत्ता चल रही है वह अपने आप में एक अलग तरह का खेल है। यदि भाजपा धर्म की राजनीति को लेकर अपना राजनीतिक सत्ता बनाने की परिस्थितियां पैदा करती है, तो छत्तीसगढ़ में सांस्कृतिक विरासत को लेकर एक नई परंपरा की शुरुआत भूपेश बघेल ने की है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति को आगे बढ़ाने और उन्हें रोजगार मूलक करने की दिशा में भूपेश बघेल ने काम करना शुरू कर दिया है, लेकिन असहमति के स्वर को शायद कोई सत्ता बर्दाश्त नहीं करती है। अब सवाल यह है कि असहमति के स्वर को लेकर सत्ता क्या कर रही है, सत्ता का रुख क्या है, वह बहस से क्यों भागना चाहती है। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नरवा गरवा घुरवा बारी का क्या हाल है, ये एक अलग विषय है। लेकिन
घुरुआ के माटी लिखने वाले एक पत्रकार की गिरफ्तारी को लेकर इन दिनों छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लेकर यदि दिल्ली तक चर्चा का विषय है तो इसे भी समझना चाहिए। घुरुआ के माटी लिखने वाले नीरज शर्मा न केवल गिरफ्तार है, राजधानी में गिरफ्तारी हुई लेकिन उन्हें बिलासपुर में रखा गया। इसकी एक अपनी कहानी हो सकती है। उन्होंने व्यक्तिगत आरोप लगाकर किसी को बदनाम करने की क्या किस तरीके से कोशिश की, एक अलग कहानी हो सकती है। गोबर को लेकर उनकी तीखी टिप्पणी के बाद हुई इस कार्रवाई को लेकर भी भूपेश सरकार कटघरे में है, लेकिन राजधानी के नामी गिरामी अखबारों में भी यदि खबर नहीं लग रहा है तो यकीन मानिए कि यह सब विज्ञापन का कमाल है, पूंजी की ताकत है, सत्ता का प्रभाव है। और इस तरह का खेल छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद से ही शुरू हो गया था। अजीत जोगी की सत्ता में वरिष्ठ पत्रकार राजनारायण मिश्रा की गिरफ्तारी को लेकर पत्रकारों ने जोरदार प्रदर्शन किया था, लेकिन उसके बाद डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में पत्रकारों के साथ जिस तरीके से दुर्व्यवहार और प्रताड़ना का केस सामने आने लगा था, उसमें पत्रकारों की एकजुटता कहीं नहीं दिखाई दी। हालांकि कुछ एक मामले में पत्रकारों ने धरना प्रदर्शन किया जरूर। भूपेश सरकार के सत्ता में आने के बाद कांकेर के पत्रकार कमल शुक्ला को लेकर भी विवाद हुआ, धरना प्रदर्शन हुआ और अपने तरह की राजनीति भी हुई। पत्रकारों का एक पक्ष सत्ता के साथ खड़ा नजर आने लगा और नीलेश शर्मा के साथ जो खेल हुआ, जिस तरीके से उसकी गिरफ्तारी हुई, उसको भी लेकर भूपेश सरकार कटघरे में है और एक बहुत बड़ा पत्रकार तबका इसके विरोध में है। लेकिन वे खुलकर सामने इसलिए नहीं आ रहे हैं कि वे किसी न किसी बड़े संस्थान में नौकरी करते हैं, उन्हें डर है कि उनके संस्थान उन्हें नौकरी से बाहर न कर दे। IBC 24 को लेकर भी अपनी एक तरह की चर्चा है। शिरीष मिश्रा के साथ क्या हुआ, यह अंशुमन के साथ क्या हुआ, इसकी भी कहानी पत्रकारों में तैर रही है। दिल्ली से प्रकाशित स्टेटमेंट में नीलेश शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर 4 कॉलम की स्टोरी छप जाती है, लेकिन छत्तीसगढ़ के अखबारों में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इसे कोई तवज्जो नहीं दिया जाता है। खैर, सत्ता की अपनी रणनीति है, सत्ता का अपना खेल है और पत्रकारों का जो सही में पत्रकारिता कर रहे हैं उनकी अपनी तरह की सोच है। लेकिन फिर हम बात पर आते हैं एग्जिट पोल का। एग्जिट पोल किसी सस्पेंस मूवी की तरह है जो दर्शक हर बार अनुमान लगाते रहता है और आखिरी में पता चलता है कि उसके अनुमान पूरी तरीके से गलत है। काम करने वाला, हत्या करने वाला या डराने वाला तो कोई और ही है। एग्जिट पोल के परिणाम पर शुरू से नजर डालें तो बढ़त को लेकर ही उसके परिणाम कभी कभी सही हो जाते हैं या आधे सही हो जाते हैं, लेकिन वास्तविकता से बहुत दूर होता है। तो क्या वर्तमान में 5 राज्यों को लेकर जो अनुमान लगाया जा रहा है वह सही होगा? यकीनन बंगाल चुनाव में तो आधे से ज्यादा एग्जिट पोल की कंपनियों ने भाजपा की सत्ता बना दी थी, लेकिन भाजपा 100 सीट भी नहीं जीत पाई थी, 70 सीट पे सिमट गई थी। उत्तर प्रदेश में भी लगभग सभी एग्जिट पोल भाजपा की सरकार बना रही है, उत्तराखंड में सरकार बना रही है।
देखना यह है कि 10 तारीख को इस एग्जिट पोल का लबोलुआब, भाषा की शैली और जादूगरी फिर इस बार कितना सटीक बैठता है। सटीक तो छोड़ दीजिए, हमने पहले ही कहा है कि लोगों को मालूम है, वास्तविकता से परे हैं, लेकिन फिर भी राजनीतिक दलों के लिए ये एक तरह की उम्मीद है, खुश होने का तरीका है। अब देखना यह है कि 10 तारीख को किसकी उम्मीद टूटती है और किसके मुस्कान छीनते हैं। धन्यवाद।